एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कर रहे हैं और पार्ट भी 3 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि फर्टाइल लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देखेंगे। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होता है, यानी कि जो लिथोस्फेयर है, क्रस्ट है हमारा, वो ब्रेक होता है कई स्लैब्स या फिर प्लेट्स में। कैसे? क्योंकि ये जो मेंटल है, यहाँ पे बहुत ही तेज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वही प्लेट्स ब्रेक्स होकर के लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाती हैं या फिर स्लैब कहलाती हैं। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ये कुछ मिलीमीटर हर एक साल मूव करती हैं और इनका जो शेप है वो काफ़ी इरेगुलर होता है या फिर स्मॉल होता है या फिर रिजिड होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारा कॉन्टिनेंटल हो जाएगा, दूसरा हमारा ओशनिक हो जाएगा। और लिथोस्फेरिक के मूवमेंट से अर्थ पे कई प्रकार के चेंजेस आते हैं। ये मूवमेंट मोल्टेन मैग्मा जो है अर्थ के अंदर, उसके कारण होता है। अब जो अर्थ पे चेंजेस आते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अर्थ मूवमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो होते हैं, दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो होते हैं। तो इंडोजेनिक फोर्सेस में 2 फोर्सेस हैं। पहला है सडन फोर्स, दूसरा है डियास्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में हम लोग अर्थक्वेक, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड्स देखते हैं, और डियास्ट्रोफिक फोर्सेस में बिल्डिंग माउंटेन्स देखते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में जो अर्थ के ऊपर होता है, उसमें हम लोग इरोजनल और डिपोजिशनल देखते हैं, जो कि रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स में होते हैं, और इन्हीं के द्वारा भी। इंडोजेनिक जो होते हैं, ये अर्थ के भीतर से फोर्सेस निकलते हैं, इसलिए इन्हें हम इंडोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक अर्थ के बाहर होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें एक्सोजेनिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अर्थक्वेक्स और वोल्केनो के बारे में बताया है, तो पहले हम लोग अर्थक्वेक को देख लेते हैं। अर्थक्वेक कैसे होता है, ये हम सभी को पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, उनके मूवमेंट से होता है। अर्थक्वेक में 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला तो होता है ईपी सेंटर, दूसरा होता है फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ये जो फोकस और हाइपोसेंटर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्रस्ट के मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहीं से मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ से वाइब्रेशन ट्रैवल करता है ईपी सेंटर की ओर, और यहीं पे क्रैक्स आते हैं जो कि हमारे अर्थ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्मिक वेव प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। जैसे जैसे ये अर्थक्वेक ऊपर आता है, ये बढ़ते जाता है। अर्थक्वेक को हम लोग सिस्मोग्राफ पे नापते हैं, ठीक है। इसे नापने का एक स्केल होता है जो हमें याद रखना है, वो होता है रिचर स्केल, ठीक है। ये सब हमें याद रखने हैं। अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें इनके बारे में जल्दी पता नहीं लगता कि ये आने वाले हैं। लेकिन कुछ केसेस में जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं या फिर स्नेक्स होते हैं, वो सरफेस पे आने लगते हैं। यहाँ पे ये एक अर्थक्वेक का केस स्टडी है। 2001 26 जनवरी में भुज में आया था, गुजरात में। यहाँ पे 6.9 का मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड हुआ था रिचर स्केल पे। समझ सकते हैं कि कितना हेवी डिस्ट्रक्शन लाया होगा। अब हम लोग वोल्केनो के बारे में देखेंगे। तो ये है वोल्केनो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्केनो का जो अंदर का लावा है, ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही बाहर आता है। जब ये लावा बाहर आता है तो ये गैस और एशेस के रूप में निकलता है, और कुछ मैग्मा लावा डायरेक्ट निकलता है। तो जो ये वेंट है, इसे हम ओपनिंग कहते हैं, ओपनिंग ऑफ जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, या फिर एग्जिट पाइप कहेंगे। यहीं से लावा बाहर आता है हमारे सरफेस पे। और ये जो क्रेटर दिख रहा है, ये एक कटोरे के आकार का होता है, या फिर डिप्रेशन कह सकते हैं, गड्ढे जैसा इसका माउथ होता है ये, जहाँ से ये गैसेस और ऐश निकलते हैं। अब हम लोग आगे मेजर लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। तो कुछ यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर होते हैं, जैसे कि वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इरोजन मतलब होता है कटाव और डिपोजिशन मतलब होता है जमाव। वेदरिंग जो होता है
वो पत्थर के तोड़ने का काम होता है। जैसे कोई पत्थर कहीं पे है तो ये 3 तरीके से तोड़ता है। पहला तो अगर सुबह में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और अचानक से रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो उस पत्थर में क्रैक आ जाएगा। तो पहला ये तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका है वो केमिकल वेदरिंग है। जैसे पानी और गैस के रिएक्शन से, जैसे कि रस्ट लगना, इस तरह से भी रॉक को काटा जाता है, तोड़ा जाता है। और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो कि किसी लिविंग थिंग्स से होता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ें किसी रॉक तक पहुंच जाती हैं तो वो रॉक को तोड़ देती हैं। यही यहाँ पे बताया है। अब देखिए वर्क ऑफ अ रनिंग रिवर का क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे। अगर कोई बहुत ही तेज नदी बह रही है तो वो लैंडस्केप को काट देती है, इरोड्स द लैंडस्केप। कैसे कि जब रिवर जो होती है वो स्टीप एंगल से फॉल करती है, यानी 90 डिग्री टाइप से। तो जब वो गिरती है किसी ठोस पत्थर पे या फिर स्टीप वैली पे तो ये वाटरफॉल का काम करती है। और ये गिरने के क्रम में यहाँ पे जो सॉफ्ट पत्थर है उन्हें भी काटती है। अब यहाँ पे दिया है कि जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। कुछ और वाटरफॉल्स हैं जैसे कि नाइगारा फॉल्स, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है नॉर्थ अमेरिका में। फिर है विक्टोरिया फॉल्स, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है अफ्रीका में। तो ये सब हमें याद रखने हैं। अगर हम आगे देखें तो जब रिवर्स जो हैं प्लेन्स में जाती हैं तो क्या बनाती हैं, तो वो जब रिवर प्लेन्स में आती हैं तो मिएंडर्स बनाती हैं। अब ये मिएंडर जो है ये इरोजन और डिपोजिशन करते हुए जाता है। तो जब ये डिपोजिशन करता है यानी जमाव करता है, ये सेडिमेंट्स कहलाता है। और बहुत ज्यादा अगर जमाव हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज्यादा जमाव होने के कारण ये ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती हैं। वहीं इरोजन और डिपोजिशन के कारण जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं जो दोनों तरफ से समतल जमीन बना देते हैं, जो कि फ्लड के समय पानी से बाहर आ जाती है, इतना ज्यादा उसमें जमाव हो जाता है तो वो एक फर्टाइल फ्लड प्लेन का निर्माण करती है। एग्जाम्पल में हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन। बहुत ज्यादा फ्लड आने के कारण ये नदी के किनारे पे जमाव करने लगती हैं, जिसे हम लीव्स कहते हैं, यानी कि ऊंचे बांध। अब जब नदी समुद्र की तरफ बहते हुए जाती हैं पहाड़ों से गिरते हुए तो उनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम जाता है, जिसके कारण वो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होने लगती हैं। और जब वो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती हैं तो वो और ज़्यादा स्लो होने के कारण और डिपोजिशन करने के कारण उनका हर एक माउथ पे डिपोजिशन होता है, जिससे वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल में हमारा सुंदरबन डेल्टा। अब हम लोग यहाँ पे सी वेव्स का काम देखेंगे। पहले तो हम लोग समझें कि सी वेव्स क्या होता है। तो समुद्र का जो पानी है वो जब ऊपर नीचे होता है उसे ही हम सी वेव्स कहते हैं। तो जब ये ऊपर होता है तो इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और जब ये नीचे की तरफ होता है तो इसे हम ट्रफ कहते हैं। जो सी वेव्स है ये 3 चीजों में काम आता है। पहला तो है इरोजन। ये सी वेव्स इरोजन करते हैं और इरोजन करके ये क्लिफ्स बनाते हैं, केव्स बनाते हैं, आर्केज बनाते हैं और स्टैक बनाते हैं। क्लिफ्स जो होते हैं ये कोस्ट के कटने से बनते हैं। केव्स जो होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई बड़े से चट्टान का जो सॉफ्ट रॉक है उसे कटने से ये हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि सी केव होता है। और आर्केज क्या होता है, तो बीच में एक होल हो जाता है इरोजन से, जो केव के बाद बनता है। जब केव में धीरे धीरे दोनों साइड से बढ़कर मिल जाता है उसे हम आर्केज कहते हैं। और स्टैक क्या होता है, तो जब आर्केज का रूफ टूट जाता है बिल्कुल और वो सिर्फ एक पिलर लाइक बच जाता है इरोजन के कारण, उसे स्टैक कहते हैं। फिर दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि टूटा हुआ मटेरियल या रेत या रॉक हो गया, ये कोस्ट की तरफ ले जाते हैं बहा करके। तीसरा है डिपॉजिट, जो कि डिपॉजिट करके बीचेस या सैंड बार्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्क ऑफ आइस देखेंगे। हम सबको पता है कि रिवर पहले आइस होता है जो ग्लेशियर से पिघल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्लेशियल मोरन्स के बारे में देखेंगे, जो कि रॉक, सॉइल या रेत या स्लिट का जमा हुआ ढेर जो कि ग्लेशियर से लाया जाता है। जब ग्लेशियर मूव करता है पिघलने के बाद तो ये सारे चीजों को उठा करके ले आता है, जो कि डेब्रिस डिपॉजिट कहलाते हैं। यही ग्लेशियल मोराइंस होता है।
अब यहाँ पे हम लोग वर्क ऑफ विंड देखेंगे। तो विंड का भी वही काम है, पहला तो इरोजन हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया और तीसरा डिपोजिशन हो गया। तो अगर हम विंड के इरोजन का एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मशरूम रॉक्स, कोई पत्थर का जो सॉफ्ट पार्ट है उसे साइड से काट करके ये एक मशरूम का शेप दे देता है। अगर वही विंड रेत के ऊपर जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट करके उस रेत को उड़ा करके बहुत दूर तक रेत के टीले बना देता है, सैंड ड्यून्स बना देता है। ठीक है, कुछ रेत के टीले जैसे कि बर्चन हो गए, लॉन्गिट्यूडनल हो गए, और वहीं जब ये डिपॉजिट करता है तो ये लोएस का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे वो फाइन डस्ट, सिल्ट हो गए, सॉफ्ट और फर्टाइल सॉइल्स को ये ला करके डिपॉजिट करता है, तो वो लोएस का फॉर्मेशन करता है। एक बहुत ही बड़ा लोएस का डिपॉजिट चाइना में पाया गया है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थ पे बदलाव आते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इंडोजेनिक फोर्स के कारण और दूसरा है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर बदलाव लाते हैं और एक्सोजेनिक जो है वो अर्थ के बाहर होते हैं। तो एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं वो सारे ही इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन के कारण होते हैं। और इंडोजेनिक में जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया। तो हम लोगों ने वॉल्केनो के बारे में देखा, अर्थक्वेक के बारे में देखा। अर्थक्वेक को नापने वाले डिवाइस को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में देखा, जहाँ पे हम लोगों ने वाटरफॉल को देखा और कुछ हाईएस्ट वाटरफॉल्स देखा, जैसे कि एंजेला फॉल्स हो गया जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे जब नदी प्लेन्स पे आती है तो मिएंडर बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, फ्लड प्लेन बनाती है, लीव्स बनाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब वो समुद्र में मिलती है तो कैसे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। फिर हम लोगों ने सी वेव का वर्क देखा, जो कि सी केव्स बनाता है, आर्चेस बनाता है, स्टैक्स बनाता है, क्लिफ्स बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने वर्क ऑफ आइस देखा, जो कैसे ग्लेशियर्स अपने साथ डेब्रिस लाते हैं, जिन्हें हम ग्लेशियल मोराइंस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वर्क ऑफ विंड देखा, जो कि इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन से शेप देते हैं रॉक्स को। इरोजन से जो कि मशरूम रॉक्स बनाता है, और डिपोजिशन से लोएस बनाता है, और ट्रांसपोर्टेशन से सैंड ड्यून्स बनाता है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।